हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स क्लास 10 का लेसन नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आप सीख पाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पूरा फुल डिटेल इसमें आप सीख पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये प्रकाश क्या होता है, का अपवर्तन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रखे थे कि प्रकाश क्या होता है। हम फिर से बता देते हैं, प्रकाश एक वैसा ऊर्जा है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। प्रकाश एक तरह की शक्ति होती है, यानी प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। ये देखिए, ये हमको मार्कर को देखना है। तो मार्कर को देखने के लिए सबसे पहले जो प्रकाश आती है हमको क्या इस पे लगता है, मार्कर पे लगता है। और मार्कर क्या करता है, थोड़ा सा प्रकाश अपनी ओर रख लेता है और ये वाला इससे रिफ्लेक्ट होके, मतलब इससे परिवर्तन होकर मेरे आंखों में पहुंचता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश। ठीक है ना। तो प्रकाश की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। अब समझेंगे, हम लोग पहले में पढ़े थे प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है क्या कि एक माध्यम आया, उसी माध्यम में चला गया। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सबसे पहले माध्यम होता है। आपको बताएंगे कि धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में। तो प्रकाश आप लोग का समझिएगा क्या, प्रकाश एक तरह की क्या होता है, ऊर्जा होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब ये का मतलब क्या होता है, का एक संबंधवाचक है। ठीक है, वो किससे जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है। तो ये जोड़ रहा है अपवर्तन के साथ। तो अपवर्तन क्या होता है वो समझ लीजिए। अपवर्तन कहते हैं दिशा में चेंजिंग हुआ या फिर किसी मुड़ावट को, यानी इसमें किसका मुड़ावट हो रहा है, प्रकाश के मुड़ने को ही अपवर्तन कहेंगे, है ना। अब साथ में लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले एक डिफिनेशन सुनिए, फिर उसके आपको फिगर से समझाएंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अब उसके बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाने के पश्चात दिशा में परिवर्तन होता है। उसी दिशा परिवर्तन को हम का जो प्रक्रिया होता है, जो क्रिया होता है, उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर इसको हम सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। जैसे में आप घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ तो मुड़ाव जरूर मुड़ते होंगे दोस्तों। जब ये मुड़ाव मुड़ते हैं तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, आपका अपवर्तन। मतलब आप जो जा रहे हैं उसका अपवर्तन बोल देंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश के मुड़ना ही क्या कराएगा, प्रकाश के अपवर्तन कराएगा। जैसे में देखिए बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। यहाँ पे कोई भी स्रोत को ले लेते हैं, कोई भी बिंदु स्रोत ले लेते हैं। जैसे हम टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर सूर्य ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर से ले लिए सूर्य, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पर से ले लेते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम, यहाँ पे माध्यम क्या होता है आपको बताते हैं। एक माध्यम हम लोग ले लिए हवा यानी वायु, एक माध्यम ले लिए कांच, ठीक है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाती है तो ये जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से ना जाके इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन, यहाँ पे क्या है, दिशा में परिवर्तन है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हमको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग जाते हैं क्या, इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये जो हम लोग जाते हैं, यहाँ पर जो हम लोग गए हैं, इसी को जो थोड़ा सा मुड़ गया है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उस पश्चात दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग के समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो उससे भी बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट कीजिए कहाँ पे नहीं समझ में आया, आप हमको बता देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो समझिए प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब समझिए इसमें आपतित किरण का खेल होता है। तो समझिए इसमें होता है क्या, एक आपतित किरण पढ़ना होता है, एक होता है आपतित किरण पढ़ना है, आपतित किरण। दूसरा है अपवर्तित किरण हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद तीसरा हम लोग के अविलंब पढ़ लेना है, अविलंब। और चौथा पढ़ लेना है हम लोग को आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु, और पांचवा हम लोग पढ़ लेना आपतन कोण, ठीक है, और छठा पढ़ लेना अपवर्तन कोण, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए आपतित किरण किससे कहते हैं, आपतित। अब इसको डिफिनेशन हम बहुत सारा से दे सकते हैं। वैसा किरण जो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पे पड़ती है, वैसा किरण जो दो अलग सतह पे करने वाली सतह पे पड़ती है, उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, वैसा किरण जो आती है और दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह पे पड़ती है, उसको हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण। तो देखिए यहाँ से ये आया तो इसको हम नाम दे देंगे भाई, इसको आपतित किरण, कि ये मेरा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, ठीक है ना। अब आता है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभिलंब कहते हैं, तो सबसे पहले अभिलंब सीखने से पहले हम लोग सीख लेते हैं आपतन बिंदु क्या होता है, ये वाला जो बिंदु होता है। तो आपतन बिंदु सबसे पहले आपतित किरण हम समझ गए कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पे जो किरण पड़ती है उसको आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद हम लोग आपतन बिंदु समझ लेते हैं। आपतन बिंदु क्या कहेंगे, वो ऐसा बिंदु जो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पे आपतित किरण आके मिलती है उस बिंदु को ही क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपतन बिंदु कहेंगे। इसका नाम हम क्या दे देंगे दोस्तों, आपतन बिंदु। आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ये अभिलंब क्या चीज़ है। अब हम सीखते हैं ये अभिलंब चीज़ क्या है। अभिलंब कहते हैं आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। आपको बता देते हैं कि अभिलंब क्या होता है। कोई भी सतह पे 90 डिग्री का कोण खड़ा कर दिए, फिर लंबा खींच दिए, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का कोण जो होता है उसको अभिलंब कहते हैं। तो लेकिन ये अभिलंब कहाँ पे होगा, अभिलंब होगा ये आपतन बिंदु है, उसी पे हम लोग जो लंबा लंब खींचेंगे ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसको एन से सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आप लोग के समझ में आ गया होगा। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं ये अपवर्तित किरण क्या चीज़ होती है। अपवर्तित किरण हम लोग समझने के लिए हम लोग समझ लेंगे इस तरह से कि जब आपतित किरण यहाँ पर से आ रही है, इसको क्या बोल देंगे, आपतित किरण। अब हम बोलेंगे वैसा किरण जो दो माध्यमों को अलग करके दिशा में चेंजिंग हुआ, मतलब दिशा में परिवर्तन हुआ, उसी को हम लोग बोल देंगे अपवर्तित किरण। यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जो आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन आगे झुक गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर से ये झुक गया, यहाँ पर से झुक गया, यही वाला जो रेखा है इसको हम लोग नाम दे देंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको दो और भी दे सकते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे जो पड़ती है उसको आपतित किरण कहेंगे, और दो माध्यमों को अलग करके जो गुजरती है और गुजर कर दिशा मुड़ती है उसको हम लोग बोल देंगे अपवर्तित किरण, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग के समझ में आ रहा होगा अपवर्तित किरण में इसको बहुत और भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसा किरण जो दूसरे माध्यमों में जाने के लिए दिशा मुड़ जाती है उसको भी क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो जैसा भी आप डिफिनेशन देना चाहते हैं उस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेना है आपतन कोण। इसको हम लोग पढ़ लिया, हम लोग पढ़ना है आपतन कोण क्या चीज़ है। आपतन कोण है, देख लीजिए आपतन कोण, देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर से एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपतन कोण। जहाँ पे भी अभिलंब होता है तो वहाँ पे आपको एक कोण बनना बहुत ज़्यादा निश्चित है। अब देखिए एक कोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है ना, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे क्या, यहाँ पे दम देख लीजिए, आपको इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर एक और कोण बन रहा है जिसका हम लोग नाम देते हैं अपवर्तन कोण। अब हम लोग डिफरेंशियल समझिए, अभिलंब और आपतित किरण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। याद हो गया होगा दोस्तों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं अपवर्तन कोण क्या कहलाता है। अपवर्तन कहने का मतलब यही होता है कि अपवर्तित किरण, मतलब ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को अपवर्तित किरण कहेंगे। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि यह माध्यम क्या कहलाता है। हम लोग आपको बताए थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले जो
एक माध्यम से, आपको बताया था ये माध्यम क्या ऐसा होना चाहिए। माध्यम देख लीजिए, सबसे पहले माध्यम क्या होता है। माध्यम कहते हैं जिसके थ्रू एक वैसा वस्तु, जिसके थ्रू या फिर एक वैसा पदार्थ जिसके थ्रू प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, उसको बोलते हैं माध्यम। लेकिन ये माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। जैसे में हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है और एक कांच, ये ही पारदर्शी माध्यम है ना। तो वैसे को हम लोग क्या बोल देंगे, माध्यम बोलेंगे। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो जाने के बाद उसको दिशा में इसको मुड़ावट आ जाती है। क्या आ जाती है, मुड़ावट आ जाती है। चाहे इधर के मोड़े चाहे ऊपर के मोड़े। आपको बताते हैं इसमें दो तरह से मोड़ सकता है, एक तो अभिलंब की ओर झुक रहा है और एक अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग बोलेंगे कि अभिलंब से दूर भाग रहा है, ऐसे बोलेंगे अभिलंब से पास में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग के ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझ जाते हैं माध्यम समझने के बाद ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम को जानने से पहले हम लोग चलते हैं प्रकाश की चाल। साइंटिस्ट बहुत तेज था। साइंटिस्ट क्या देखा कि जब ये प्रकाश है तो उन्होंने सर्च किया कि हर वस्तु पे जो प्रकाश की चाल होता है अलग अलग होता है ना। प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर हवा को ले लें तो हवा में प्रकाश की चाल अलग हो जाता है। अगर हम लोग कांच में ले लेते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल अलग हो जाता है। अगर हम हीरा में ले लेते हैं तो हीरा में प्रकाश की चाल अलग हो जाता है। पानी ले ले तो पानी में प्रकाश की चाल अलग हो जाता है। हम मिट्टी का तेल ले ले, डीजल ले ले, पेट्रोल ले ले, कुछ भी लेते तो हर चीज़ में, हर पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। तो प्रकाश की चाल हम लोग समझ लिए तो विरल और सघन माध्यम हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग के ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट में कि हमको विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए हर पारदर्शी पदार्थ जो होता है, पारदर्शी पदार्थ में जो प्रकाश जाती है, सब पारदर्शी पदार्थ में अलग अलग प्रकाश की चाल चलती है, ठीक है ना। जैसे में सबसे तेज जाती है तो निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं, वहाँ देख लीजिए। निर्वात कहते हैं जहाँ हवा प्रवेशता हो, ठीक है ना। वैसा वस्तु जहाँ पे, वैसा जगह जहाँ पे हवा भी नहीं प्रवेश हो, उसको भी बोलते हैं निर्वात। मतलब हवा के नज़दीक ही होता है, हवा ही मान लेते हैं, हवा के जैसा ही होता है निर्वात, ठीक है ना। तो निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आइए हम निर्वात में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलते हैं। बहुत तेज होता है दोस्तों, ये जो स्पीड है बहुत तेज होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है। कहाँ पे, जहाँ पे निर्वात हो। निर्वात हम एक तरह से हवा भी बोल सकते हैं या फिर एक बोल सकते हैं जहाँ पे हवा भी नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कोई तो जगह नहीं है, तो हम हवा को ही मान लेते हैं, वायु को ही मान लेते हैं। ये सब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात को ही शून्य में प्रकाश की चाल बोलते हैं। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बहुत स्पीड होती है दोस्तों। अब चलते हैं पानी में। अगर हम लोग पानी लेते हैं तो पानी देख लीजिए, पानी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पानी में टॉर्च मारते हैं तो कितना स्पीड से कितना दूरी तय कर लेता है। तो इसका होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। बहुत सारे होता है। फिर तीसरा ले लेते हैं कांच का। तो कांच हम लोग जो चलता है ये होता है कुछ 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो जैसा जैसा यहाँ पे प्रकाश की चाल होता है तो हर पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो आइए इसी से हम लोग समझ जाते हैं ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या कहलाता है। विरल माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझने के लिए हम लोग को एक चलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि वायु हवा को हमेशा विरल माध्यम में बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर हिसाब के वजह से विरल माध्यम और सघन माध्यम चेंज होते रहता है। और अधिकतर तो ये जो निर्वात है ना, निर्वात का मतलब हमेशा विरल माध्यम ही कहलाता है। हम ये मान लेते हैं कि एनी टाइम जब भी, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं होता ही नहीं है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, कि इसलिए हमेशा इसको विरल माध्यम ही बोलते हैं। आप समझिए विरल माध्यम क्या कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं जब 2 पारदर्शी पदार्थ को तुलना किया जाए, यानी जो पारदर्शी पदार्थ को लिया जाए और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, जिसमें प्रकाश की किरण बहुत तेज़ी से जाती है, हम इसको बोलेंगे विरल माध्यम। और जो कम होती है उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। अब चलिए दो के हिसाब से चलते हैं। अगर हम लोग
ये दोनों की तुलना में किया जाए, ये दोनों को तुलना में किया जाए तो क्या क्या होगा दोस्तों वो देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं कांच और हम लोग ले लेते हैं निर्वात में, है ना। या पे हम ले लेते हैं ऊपर हवा ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। अब ये वायु कहाँ जा रहा है, कांच के अंदर जा रहा है। वायु कांच में लिया जाए तो वायु का है कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो हम लोग कांच के ले रहे हैं तो कांच के मेरा कितना है, 2 लाख। तो ये 2 लाख हो गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ये मेरा क्या है, कांच है। चलिए हम पानी भी ले लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे कांच भी ले लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं। कांच की जगह हम लोग पानी भी ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पानी ले लेते हैं दोस्तों, तो पानी कितना है, 2,25,000 है। तो देख लीजिए ये इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, वायु। तो वायु का हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम है, जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसको बोलेंगे विरल माध्यम। और मतलब दो की तुलना में जरूरी नहीं है, जब हम दो को तुलना लेते हैं, जब दो को पारदर्शी पदार्थ लेते हैं, यहाँ पे 2 पारदर्शी पदार्थ हैं, एक हवा एक पानी। तो देख लीजिए तो हवा का कितना, 3 लाख, और इसका होता है 2,25,000। तो ये हो जाएगा इसके माध्यम में सघन माध्यम, इसका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हम लेते हैं पानी। अब हम क्या लेते हैं, पानी। अब एक जगह हम लेते हैं कांच, एक लेते हैं पानी और एक जगह हम लेते हैं कांच, ठीक है ना। तो पानी और कांच के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ पर से पानी की स्पीड कितना होता है वो समझ जाइए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे पानी का स्पीड कितना है, पानी का स्पीड है 2,25,000। अब कांच का स्पीड कितना है, मात्र 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, दोनों किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि पानी को सघन माध्यम में बोला गया है, क्यों, क्योंकि वायु से तुलना किया गया है। अब यहाँ पे ये पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में चला जाएगा। अब ये जो है कांच जो है सघन माध्यम में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में चला जाएगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है, इससे हम क्या डिफिनेशन निकाल सकते हैं, जब किसी 2 पारदर्शी माध्यम को तुलना में किया जाए यानी लिया जाए और जिसका प्रकाशीय का स्पीड मतलब प्रकाश की चाल स्पीड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, यानी बहुत ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग बोल देंगे विरल माध्यम। और जिस 2 का तुलना में जिसका कम हो उसको बोल देंगे सघन माध्यम। जैसे वायु और पानी के लिए थे तो वायु हो गया विरल माध्यम और पानी हो गया सघन माध्यम। इसी तरह से यहाँ पे पानी और कांच के लिए थे तो पानी हो गया तो विरल माध्यम, लेकिन यहाँ पे तक क्या सघन माध्यम है, ये हो गया विरल माध्यम। क्यों, क्योंकि कांच के स्पीड से ये 25 से ज़्यादा है पानी का स्पीड, तो इसलिए पानी को हम विरल माध्यम बोलेंगे और सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको लेके आते हैं दूसरा पार्ट। ये प्रकाश के वर्तन का पहला पार्ट था, हम दूसरा पार्ट में आप लोग को पूरा और भी जितना भी पार्ट बच गया है उसको मैं आपको कवर कर देंगे। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पार्क को। जय हिंद, जय भारत।